स्पिरिचुअलिटी या फिलॉसफी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो आपने बस ऐसी उठा लिया और अपने दिमाग में डाल दिया कि भाई यहाँ से भी ले लो, वहाँ से भी ले लो, या सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले लो। नहीं, फिर अध्यात्म नहीं बनेगी, वो फिलॉसफी तक सिमट के रह जाएगी। वो एक डर रहता है ना कि फाइनल कमिटमेंट नहीं करनी है, ये एक डर रहता है जो हमें रोकता है। इसीलिए हम शायद कंपेयर ही नहीं करते, क्योंकि कंपेयर कर लिया तो हमको पता चल जाएगा ना कि किसी एक चीज़ में क्या पता दिल आ जाए। एंड आई विल बी वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट इन दिस कि मुझे डर लग रहा है उनको पढ़ने में, क्योंकि उन्होंने खुद बोला किसी गुरु की मत सुनो। तो जो अलाउ ही नहीं कर रहा कि किसी गुरु की सुननी चाहिए, मैं उसको स्टडी क्यों करूं? तो जो अलाउ कर रहा है कि गुरुओं की सुनो, या पहले अगर किसी ने कुछ अच्छा लिखा है उसकी सुनो, तो आई एम मोर कंफर्टेबल इन स्टडिंग दैट पर्सन। जो प्रेजेंट मेघना है ना, अपार्ट फ्रॉम द ओल्ड मेघना जिसने जिदू कृष्णमूर्ति पे वीडियोस बनाए हैं, तो ये प्रेजेंट मेघना शायद जिदू कृष्णमूर्ति को कंपेयर करके ये क्वेश्चन ज़रूर उनसे पूछना चाहेगी कि अगर रिलीजन इतनी बेकार चीज़ है तो आप चॉइसलेस अवेयरनेस जैसे वर्ड्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं? उन्होंने ही कहा कि एक परफेक्ट माइंड जो मैड नहीं है, जो इनसेन नहीं है, वो क्वेश्चन करेगा, राइट? सो नाउ एक रिलीजियस माइंड, मेरा रिलीजियस माइंड अब ये क्वेश्चन करना चाहता है कि जब चॉइसलेस अवेयरनेस का पहला मेंशन, जिसे आप हिंदी में कहेंगे निर्विकल्प समाधि, वो एक रिलीजियस बुक से ही आ रहा है, हिंदुइज्म की, तो आप आज इतने सालों बाद उसे इंग्लिश में नेम करके चॉइसलेस अवेयरनेस बोल के ये क्यों बोल रहे हैं कि रिलीजियस टेक्स्ट बेकार है और रिलीजन की बात नहीं सुननी चाहिए? माई रिलीजियस माइंड्स क्वेश्चन इज देन टू हिम इज, आपने कहाँ से चॉइसलेस अवेयरनेस वर्ड इजाद कर लिया? और अगर ये आपका खुद का है तो ये निर्विकल्प समाधि जो कि बहुत पहले ही लिखा जा चुका है, उसका मतलब उससे मैच एग्जैक्ट क्यों कर रहा है? पिछले वीडियो में बहुत लोगों ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि मेघना तुम क्यों कंपेयर कर रही हो इन दोनों ही फिलोसोफर्स की वीडियोस को या इन दोनों की बातों को, क्योंकि अगर दो बहुत ग्रेट लोग हैं, वो अगर कोई फिलॉसफी बोल रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक ही चीज़ की तरफ इशारा करेगी, राइट? वो एक ही चीज़ की तरफ इशारा करेगी, एक ही ट्रुथ को बताने की कोशिश करेगी, तो तुम क्यों कंपेयर कर रही हो? तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज का ये वीडियो जो होगा ये कम्प्लीटली मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी कि एज मेघना, एज अ स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी, व्हाट आई थिंक कि मेरी क्या पीओवीज है जब मैं इन दोनों की बातों को सुनती हूँ, और मुझे क्या लगता है, और वाई आई एम चूजिंग one philosopher over the other. Yes, you heard it right. Why I am choosing one philosopher over the other to further enhance my philosophical insights, yeah, to learn philosophy more. Why I am doing that and not choosing both of them at the same time. This video will be all about that. तो सबसे पहले तो वो क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने पूछा, काफ़ियों को मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि वो काफ़ी बदतमीज़ी से पूछ रहे थे, लेकिन एक मुझे थोड़ा जेन्युइन लगा तो मैंने उस कमेंट को रखा, लेकिन मीन सब लोग वही करना चाहते थे। तो जो पहला क्वेश्चन था जो आया काफ़ी ज़्यादा कि देयर इज़ नो कंपैरिजन इन दीज टू माइंड्स, नन व्हाट्सोएवर, व्हाई द कंपैरिजन? प्रोजेक्टिंग डिविनिटी। सो प्रोजेक्टिंग डिविनिटी, पहली बात तो कि देयर इज़ नो कंपैरिजन इन दीज टू माइंड्स। भाई साहब, आपका पता नहीं, पर मैंने एटलीस्ट बहुत सारे वीडियोस पहले बनाए हैं जिदू कृष्णमूर्ति पे, और मुझे पता है कि ही इज़ अ रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी। मैं कहीं से भी अगर दोनों की फिलोसफीज़ में कमेंट्री कर रही हूँ या बता रही हूँ कि भाई एक ने ये बात कही और दूसरे ने वो बात कही, तो मैं कहीं से भी ये नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी एक को डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, है ना, या बोल रही हूँ कि भाई ये तो घटिया ही है, इसकी मत सुनो और दूसरे की सुनो, नहीं। और जहाँ तक आपने कहा कि देयर इज़ नो कंपैरिजन इन दीज टू माइंड्स, तो वो ठीक है, आपको लग सकता है, लेकिन मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि व्हाट्स रॉन्ग इन कंपैरिजन? आई मीन, what's wrong in any comparison? I mean, you compare everything, right, in your life. जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं आप कंपेयर करते हैं,
छोटा से छोटा कुछ भी डिसीजन लेना होता है ना, अगर किसी होटल में जाके आपको कोई खाना भी खाना होता है ना, तो भी आप कंपेयर करते हैं कि भाई ये वाला जो है ना, ये मेरे को ज़्यादा सूट करता है, या ये टेस्ट मुझे ज़्यादा पसंद आता है तो मैं ये खाऊंगी, या दूसरा वाला नहीं खाऊंगी। तो बात है कि जब बात आती है फिज़िकल चीज़ों में चूज़ करने की, तो वहाँ पे आप बहुत कंपेयर करते हैं। जब आपको किसी जॉब में जाना है या किसी पार्टनर को चूज़ करना है या कुछ भी, तो फिर जब बात आती है फ़िलॉसफी की जो आपकी लाइफ ही चेंज कर सकती है, स्पिरिचुअलिटी या फ़िलॉसफी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो आपने बस ऐसी उठा लिया और अपने दिमाग में डाल दिया कि भाई यहाँ से भी ले लो, वहाँ से भी ले लो, या सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले लो। नहीं, तो भूल जाइए आप। फिर वो फ़िलॉसफी फिर अध्यात्म नहीं बनेगी, वो फ़िलॉसफी तक सिमट के रह जाएगी। और फिलॉसफी कुछ भी हो सकती है। हाँ, अगर आप उसे फिलॉसफी की तरह पढ़ोगे तो हो सकता है कि आप यहाँ से भी थोड़ा ले लिया, यहाँ से भी कोर्स ले लिए, वहाँ से भी कोर्स ले लिए। लेकिन भाई साहब, जब जीने की बात आती है, जब अध्यात्म की बात आती है, स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, तो ये देखना, कंपेयर करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी पर्टिकुलर धारा है, विचारधारा है, या टीचर है, या कहीं से भी आप बात सुन रहे हैं, चाहे वो जेके की सुन रहे हैं, एपी की सुन रहे हैं, ओशो की सुन रहे हैं, कहीं से भी सुन रहे हैं, कौन सी वो बात है जो आपके साथ अलाइन हो रही है या आपको पर्टिकुलरली असर कर रही है, आपके ईगो पे स्पेसिफिकली टारगेट कर रही है, और आपको एक उससे अलाइनमेंट फील हो रहा है। यू आर फीलिंग दैट ट्रिगर, यू नो, कि हाँ, जब मैं इस पर्सन के सामने इसकी बातें सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ, या मैं जब इस पर्टिकुलर विचारधारा या फाउंडेशन से जुड़ रहा हूँ, तो मुझ पे सही में असर हो रहा है। तो जब वो फ्लेवर ही आप एनालाइज नहीं कर सकते, तो स्पिरिचुअलिटी क्या मतलब, मैं सच बताऊँ तो क्या घंटा असर करेगी आप पे? आप क्या सोच रहे हैं कि हर किसी की बात आप थोड़ी थोड़ी सुन लेंगे और फिर अलाइनमेंट हो जाएगा? नहीं, कॉन्सेप्ट्स ही अलग हैं तीनों के। मैंने भी जब अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी थी तो मुझे भी यही लगता था कि अरे सब तो सेम ही बात कहना चाहते हैं, और मैं उस चीज़ के लिए खुद को ब्लेम भी नहीं करूँगी, क्योंकि वो नई नई जर्नी थी, मैंने स्टार्ट करी थी, मैं भी सीख रही थी। तो ऐसा हुआ है कि मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में भी गई हूँ, या लाइव में मुझे पूछा है लोगों ने यूट्यूब लाइव वीडियोज़ में कि मेघना आप किस किस को सुनती है। मैंने तीनों का नाम लिया है कि हाँ, मैं जेके को भी सुनती हूँ, एपी को भी सुनती हूँ, ओशो को भी सुनती हूँ। लेकिन मैं एक सीकर हूँ, राइट? मैंने ये बार बार अपनी प्रोफाइल में मेंशन किया है कि आई एम लर्निंग एंड इम्प्रूविंग एवरी डे। तो ये मेरी पुरानी मेघना थी, जो उसकी थी शायद थिंकिंग कि वो तीनों को सुनती थी, हाँ शायद। तो वो जब मैंने किया तो फाइनली आई गॉट दिस कंक्लूजन कि नहीं भाई, अब ये वाली जो पर्टिकुलर फिलॉसफी है, इस पे मैं डीपली जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ अलाइन हो रही है। ये एक्चुअली में आई एम फीलिंग दैट डिसोल्यूशन विद दिस पर्टिकुलर फिलॉसफी, दिस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और फिर उसके बाद जब आगे जर्नी बढ़ी, तब मैंने एक वीडियो बनाई भी थी लास्ट, आई थिंक कुछ एक दो वीडियोस पहले, जब मैंने ये मेंशन भी किया था कि अब आगे जितने भी वीडियोस आएंगे वो आचार्य प्रशांत के ऊपर ही आएंगे, क्योंकि मैं अब उस फिलॉसफी में घुस चुकी हूँ, तो मैं उसी चीज़ को एक्सप्रेस कर पाऊंगी। तो बात वही है कि एक पॉइंट ज़रूर आना चाहिए जब आप डिसाइड करें कि भाई अब इस चीज़ में डीपली घुसना है और फिर उसको एक्सप्रेस करना है। हाँ, वो मर्जी आपकी हो सकती है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप यही वाली पर्टिकुलर सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी को चूज़ कीजिए। लेकिन अगर आप एक साथ हर फिलॉसफी में घुसना चाहेंगे तो आप किसी भी फिलॉसफी में गहराई से नहीं घुस पाएंगे। तो इसीलिए ना फिर यहाँ पे पॉइंट आता है कि आपने पूछा ना कि वाई कंपेयरिंग दीज टू माइंड्स। सो आई कंप्लीटली एग्री, दीज टू आर ग्रेट माइंड्स, नो डाउट। लेकिन वाई टू कंपेयर, ये बात बहुत गलत है, क्योंकि कंपैरिजन ज़रूरी है, क्योंकि बात आपकी व्यक्तिगत है, आपकी सब्जेक्टिव है, आपकी पर्सनल है। और ये गलती हम बहुत करते हैं कि किसी से भी एसोसिएट हो जाना बिना कंपेयर किए कि हाँ, संयोगों ने जो इंसान आपके सामने खड़ा कर दिया या कभी आप किसी से टकरा गए
उसी से लॉयल्टी निभाते रहना या डरना कि नहीं नहीं अब इससे तो मैं दूर नहीं जा सकती, तो फिर उसी के साथ स्टिक रहना और बाकी चीज़ों को कंपेयर ही नहीं करना। अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी या नया पर्सन या नई सोर्स ऑफ कुछ भी आ रही है आपकी लाइफ में, तो उसको कंपेयर ही नहीं करना, एक तरीके से इग्नोर कर देना। क्यों? क्योंकि वो एक डर है माइंड में कि नहीं नहीं, क्योंकि पहले मैं इन चीज़ों के साथ संयोगवश एसोसिएट हो चुकी हूँ, तो अब मैं इनको कैसे छोड़ूं? ये तो गिल्ट हो जाएगा ना कि भाई मैं आई एम अ बैड गर्ल या आई एम अ बैड बॉय और मैं इस चीज़ को छोड़ रही हूँ। तो नहीं, कंपैरिजन इज़ ज़रूरी। हाँ, फोर्सफुल कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, कोई आपको बोले कि नहीं भैया इसमें तुम जाओ ही, लेकिन अगर एक हेल्दी कंपैरिजन की बात आती है तो दैट इज़ ब्लडी इम्पॉर्टेंट, दैट यू शुड डू, व्हाई नॉट। अगर आप सही में स्पिरिचुअलिटी से खुद को कमिट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो इससे पहले कि आप किसी फिलॉसफी में एक डीप डाइव करना चाहें, उसी की तरह हो जाना चाहे कि आप कंपेयर नहीं करेंगे। और अगर आप नहीं कर रहे हैं कंपेयर, तो फिर आप वही कर रहे हैं कि भाई संयोगों ने जो चीज़ मेरे सामने पेश कर दी मैं उसी की हो गई, और किसी चीज़ को टेस्ट ही नहीं किया कि क्या कोई बेहतर चीज़ हो सकती थी जो सही में मुझे मेरी हाईएस्ट पोटेंशियल तक मिलाए, और उससे फिर मैं लॉयल्टी दिखाऊं, उसमें फिर डीप डाइव हो मेरा, क्या आपने ये किया नहीं किया। सो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम दैट वी डोंट कंपेयर एट ऑल। एंड वाई? बिकॉज आई थिंक वो एक डर रहता है ना कि फाइनल कमिटमेंट नहीं करनी है, ये एक डर रहता है जो हमें रोकता है, इसीलिए हम शायद कंपेयर ही नहीं करते। क्योंकि कंपेयर कर लिया तो हमको पता चल जाएगा ना कि किसी एक चीज़ में क्या पता दिल आ जाए, क्या पता कोई एक चीज़ जो है वो आपको फिर डीप डाइव करने के लिए इनवाइट कर ले, तो उस एक होता है ना एनकाउंटर से हम डर जाते हैं। तो वो जो डर है ना वही हमें रोक देता है, इसीलिए हम बोलते हैं सब महान है, ठीक है, सब सेम है, सब सेम है। आप फिर किसी भी चीज़ में मुझे नहीं लगता डीपली कमिट हो पाओगे, लॉयली कमिट हो पाओगे। और अगर आप लॉयली कमिट नहीं हुए तो फिर आप गहराई से कैसे उसका असर खुद पे देख पाओगे कि आप पे क्या असर हो रहा है, क्योंकि आप तो किसी भी फिलॉसफी को फिर डीपली नहीं जान पाओगे, सब कुछ ऊपरी 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 रह जाएगा। तो जो अगला क्वेश्चन आया है, जो ये भी मुझे लगा कि काफ़ी लोगों का पर्सपेक्टिव था, वो है कि आई थिंक बोथ आर सेम। See the video of JK, he has clearly told about psychological time versus time outside. So when he talks about time, he means psychological time, and it exists when there is thought. And what AP is saying is same ego is time. What ego is ego different from the thought? No, both are same. तो वही बात है ना, यही होता है जब आप ऊपरी ऊपरी हर किसी की बात को सुन लेते हैं और कोई कंपैरिजन नहीं करते, किसी के साथ भी कमिटमेंट नहीं दिखाते, किसी के साथ भी लॉयल्टी नहीं दिखाते, किसी भी फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट को या फिलोसोफर को जस्टिस नहीं देते कि भाई आप लॉयली उसके कॉन्सेप्ट्स में डीप डाइव करें और लाइफ को ही वैसे कर दें, नहीं करते। आप ऊपरी 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 जब ऐसा रहता है तभी ऐसे डाउट्स आ भी सकते हैं एक्चुअली। तो ये एक्चुअली आप मेरा पूरा जो पिछला वाला वीडियो देखोगे ना पार्ट 1, तो उससे थोड़ा रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं बता दूं, तो उस पर मैंने जो टाइम इज थॉट वाला पार्ट है उस पर ये बताया था कि जेके के हिसाब से, जो जेके ने एक्सप्लेन किया है भाई उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो उन्होंने कहा है कि टाइम इज थॉट, सीधा सीधा टाइम को थॉट के साथ इक्वेट किया है। तो मैंने उस वीडियो में यही बोला कि एपी और जेके सेम बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एपी टाइम इज ईगो, ईगो को वो टाइम के साथ इक्वेट कर रहे हैं, और वहीं हम देखें जदू कृष्णमूर्ति को तो वो थॉट को टाइम के साथ इक्वेट कर रहे हैं। तो दोनों सेम कैसे हो गए? तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि दोनों तो सेम ही बात कह रहे हैं कि ईगो जो है वो डिफरेंट है ही नहीं, ईगो इज थॉट। तो वही बात हो जाती है, आपको कैसे पता ईगो इज थॉट? मतलब ये वही बात हो गई कि आप जस्ट बिकॉज आपको सबको सम्मान देना है सेम नज़रिए से बिना कंपेयर करे, तो इसीलिए आप उनके कॉन्सेप्ट्स को भी सेम बता देंगे या उनके कॉन्सेप्ट्स को भी सेम सम्मान दे देंगे, विच आई कंप्लीटली डिसएग्री विथ। मैं ये नहीं मानती।
हो सकता है कि आप किसी फिलोसोफर से नफरत करते हैं या आपको पसंद नहीं आता वो पर्सन, ठीक है, वो अलग बात हो सकती है। लेकिन जस्ट बिकॉज आपको वो पर्सन पसंद नहीं आता उसका मतलब ये नहीं है कि आप वही चीज़ उसके कॉन्सेप्ट में भी लागू कर देंगे। आप सोर्स को हटा दीजिए कि भाई सोर्स कहाँ से आ रहा है, छोड़ दीजिए, बस आप कॉन्सेप्ट को भी देखोगे तो थॉट इज़ टाइम और ईगो इज़ टाइम, इन दोनों चीज़ों को आप कंपेयर करोगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है विच इज़ ईगो इज़ टाइम, वो ज़्यादा डीप और डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। क्योंकि थॉट इस टाइम कहाँ से हो गया, जेके कह रहे हैं कि आप थॉटलेस हो जाइए तो टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपने सही कहा कि वो साइकोलॉजिकल टाइम की बात कर रहे हैं, बट भाई साहब आप क्या साइकोलॉजिकल टाइम में ज़िंदा रहते हैं क्या? ये बताइए ना, उसका एक्सप्लेनेशन कहाँ से आएगा? आई डू रिस्पेक्ट जेके अलॉट। मैंने जितने वीडियोस देखे हैं जेके के बहुत सारे देखे हैं भाई, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने जेके को कोई एक दो बातों से सुना है, मैंने उनकी बुक्स भी पढ़ी है। तो ये बताइए ना कि हर चीज़ को अगर आप साइकोलॉजिकल ही बता दोगे फिर तो फिलॉसफी भी साइकोलॉजिकल ही हो जाएगी, फिर किस चीज़ की स्पिरिचुअलिटी? अगर फिजिकल टाइम क्या है इसको ही एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपका कॉन्सेप्ट, बस साइकोलॉजिकल टाइम से डील कर रहा है, तो आप टाइम वर्ड का इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं? मत इस्तेमाल कीजिए टाइम वर्ड का। और अगर आप टाइम वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो बस साइकोलॉजिकल टाइम तक क्यों सीमित रख रहे हैं खुद को? फिर तो फिजिकल टाइम भी आएगा ना। ये तो वही बात हो गई कि भैया बाहर जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, भूकंप आ रहा है, लेकिन मैं थॉटलेस हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं थॉटलेस हो जाऊंगा तो साइकोलॉजिकल टाइम जो है वो मेरा खत्म हो जाएगा, तो मैं मेडिटेटिव फील करने लगूंगा। अरे ठीक है, तुम्हारा साइकोलॉजिकल टाइम मान लेते खत्म भी हो गया, तो फिजिकल जो भूकंप आ रहा है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, वो भी क्या खत्म हो जाएगा? तो यही एग्जैक्टली मेरा पॉइंट था कि अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को देखोगे तो बहुत अच्छी बात है भाई कि जेके के हिसाब से थॉट इज साइकोलॉजिकल टाइम, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भले ही वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक डीपर कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो रिस्पेक्ट है, अगर आप कंपेयर करोगे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स जहां से वो आ रहा है, सोर्स को जाने दीजिए ना दूर। तो ईगो इज टाइम ये एक ज़्यादा डीपर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आप ईगो इज टाइम कहते हैं तो वो बस साइकोलॉजिकल नहीं, फिजिकल टाइम से भी डील करता है। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट फिजिकल टाइम और साइकोलॉजिकल टाइम दोनों से डील करता है और वही दूसरा जो है कॉन्सेप्ट है उसके सामने जिससे उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है जो बस साइकोलॉजिकल टाइम से ही डील करता है, फिजिकल टाइम से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो आप एक कॉमन सेंस बताइए ना। ऑब्वियसली जो एक कॉमन सेंस होना चाहिए वो बताइए। आप किसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, उस कॉन्सेप्ट को जो एक ही तरीके के टाइम से डील करता है या उस कॉन्सेप्ट को जो टाइम को ही पूरा डिफाइन कर रहा है? तो यहीं पे ना फिर बात आ जाती है कि कौन सी वो चीज़ है जो आपको अलाइन हो रही है कि भाई आप उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। बहुत अच्छी बात है अगर आपको पहला वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अलाइनमेंट के लायक लग रहा है, आप कीजिए ना। जब आएगा भूकंप आप थॉटलेस हो जाइएगा ना, बिल्कुल साइकोलॉजिकल टाइम खत्म हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बहुत अच्छी बात है। एंड आई डू रिस्पेक्ट दैट्स कमिंग फ्रॉम अ ग्रेट माइंड एंड यू शुड रिस्पेक्ट दैट। बट एज फार एज आई एम कंसिडर्ड सब्जेक्टिवली, मुझे दूसरा कॉन्सेप्ट ज़्यादा रिलेटेबल लगता है क्योंकि वो फिजिकल टाइम से भी डील करता है, बस साइकोलॉजिकल टाइम से नहीं, वो पूरी आपकी पर्सनालिटी से ही डील करता है। एंड दैट्स वाई द कंपैरिजन इज नीडेड। ओके, और जहाँ तक बात है आपने कहा कि भाई ईगो इज थॉट, तो ईगो इज थॉट, अच्छा तो आप मतलब आपको फिर कुछ पता ही नहीं है, तो फिर यही पे बात आ जाती है ना कि इससे तो अच्छा आपने रिलीजियस टेक्स्ट ही पढ़ लिए होते। बस रेशनैलिटी में यही होता है कि थॉट इज़ एवरीथिंग, माइंड इज़ एवरीथिंग। अरे ईगो क्या है वो तो भगवत गीता में भी बताया गया है, जीसस ने भी उसको बहुत बार एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि यू आई एम आई, तो उसकी बात कर रहे हैं ना, तो वो ईगो है। वो थॉट कहाँ से हो गया? अगर थॉट्स की कैपेबिलिटी ही हटा दी जाए आपसे तो आपको क्या लगता है आपका ईगो नहीं बचेगा? तो ईगो कहाँ से थॉट हो गया? अरे थॉट तो आप मैनिपुलेट कर सकते हो, आप कुछ सोचो, आप अभी कुछ सोच लो, फिर कुछ अलग तरीके से सोच लो, लेकिन जो सोच रहा है वो तो नहीं हो जाएगा ना जो एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है।
उसका सोर्स ईगो है, वो ही ईगो नहीं है, थॉट ईगो नहीं है। और फिर आपने एक और बात कही कि दोनों तो सेम ही बात कर रहे हैं ना, जेके भी तो यही कह रहे हैं ना कि उनका मतलब थॉट से यही है कि ईगो। नहीं भाई साहब, आप सोर्स बताइए ना। फिर मेरे को तो नहीं दिखा किसी भी वीडियो या बुक में कि ईगो का मेंशन भी किया हो जिदु कृष्णमूर्ति ने थॉट से कंपेयर करते हुए कि भाई वो थॉट है। नहीं, नहीं किया है। तो बस कमेंट कर देने से नहीं हो जाता है। आप अगर किसी की फिलोसॉफिकल वीडियो में आके कमेंट कर रहे हैं तो आप फिर सोर्स भी दिखाइए कि आपने कौन सी फिलोसॉफी के बेसिस पे ये कमेंट किया। जस्ट बिकॉज आपको बुरा लग गया कि दो ग्रेट माइंड्स को कैसे किसी ने कंपेयर कर दिया, इसीलिए आप सामने वाले पे आक्षेप लगाने के लिए कुछ भी बिना सोर्स के, बिना पढ़े आके लिख देंगे। ये कहाँ से जस्टिफाइड है, ज़रा ये बताइएगा। अब एक और जो क्वेश्चन आया कि ये भी काफ़ी लोगों का डाउट था, तो ये भी मुझे लेना ज़रूरी था कि एनीवन हु हैज़ डीपली स्टडीड बोथ ऑफ दीज गुरुज वुड नो दे डोंट कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। भाई आपकी पहली लाइन में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। एनीवन हु हैज़ डीपली स्टडीड बोथ ऑफ दीज गुरुज, व्हाट बोथ ऑफ दीज गुरुज? जेके तो खुद को बोल रहे हैं ना कि किसी गुरु की मत सुनो, तो जेके तो बोल रहे हैं कि गुरु की मत सुनो। तो आप कह रहे हैं कि आप जिसने दोनों गुरुओं को जो है स्टडी किया होगा। नहीं, जेके बोल रहे हैं किसी गुरु की मत सुनो, तो मैं क्यों स्टडी करूं उनको? मुझे डर लग रहा है उनको स्टडी करने में। सॉरी, कहीं जेके आके मुझे डांट ना दे कि अरे मेघना, कैसे किसी गुरु को तुमने सुन लिया। एंड आई विल बी वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट इन दिस कि मुझे डर लग रहा है उनको पढ़ने में, क्योंकि उन्होंने खुद बोला किसी गुरु की मत सुनो। तो जो अलाउ ही नहीं कर रहा कि किसी गुरु की सुननी चाहिए, मैं उसको स्टडी क्यों करूं? तो जो अलाउ कर रहा है कि गुरुओं की सुनो, या पहले अगर किसी ने कुछ अच्छा लिखा है उसकी सुनो, या पहले किसी ने अच्छा बोला है उसकी सुनो, तो आई एम मोर कंफर्टेबल इन स्टडिंग दैट पर्सन। Even Acharya Prashant posits the question to the self and the ego through the teaching of Bhagavad Gita and Upanishads, which he himself at various occasions have reiterated are philosophical texts rather than text which promotes one kind of religion. His definition of dharmic is totally different from the common definition. I agree, I completely agree कि हाँ, आचार्य प्रशांत ने कहा है कि भगवद गीता उपनिषद एक फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट देती है, वो फिलोसॉफिकल बुक्स है। लेकिन कहीं से भी आचार्य प्रशांत ने ये नहीं कहा है कि इसका मतलब ये है कि आप रिलीजन को त्याग दो और बस उस बुक की फिलोसॉफी को सक इन कर लो और रिलीजन या भाड़ में। नहीं, ऐसा नहीं कहा है उन्होंने। ये जो बात आपने पहली लाइन में कही ना कि एनीवन हु हैज डीपली स्टडीड बोथ ऑफ दीज गुरुज वुड नो दे डोंट कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर, दे आर डैम कॉन्ट्रडिक्टिंग ईच अदर। And if you think they are not, then you need to deeply study first of all both of them. एक पर्सन कह रहा है कि भाई रिलीजन की सुनो मत, रिलीजन बेकार चीज़ है। जो लोग चर्च जाते हैं वो लोग विक्षिप्त है, लिटरली उनके वर्ड्स है कि वो विक्षिप्त है। ठीक है, आई रिस्पेक्ट हिम। द ओल्ड मेघना विल रिस्पेक्ट दैट, मे बी बिकॉज शी वॉज ट्राइंग टू लर्न वॉट इज रेशनैलिटी। बट द प्रेजेंट मेघना, आई डोंट थिंक आई हैव एन इशू विथ रिलीजन. I do respect Bhagavad Gita a lot, okay? I do respect Upanishads a lot. And I do respect religion also a lot. मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई रिलीजन में। मुझे बाइबल की भी बहुत सारी लाइन्स हैं जो पसंद आती है। भगवद गीता की तो मैं फ़ैन ही हूँ। भगवद गीता का जो श्लोक है उसकी एक एक फ़िलॉसफी की मैं फ़ैन हूँ और हमेशा रहूँगी। और उपनिषद्स भी मुझे पसंद है। तो ये सब रिलीजियस बुक्स ही है ना। तो अगर आचार्य जी बोल रहे हैं ये चीज़ कि भैया ये जो है फिलोसॉफिकल बुक्स है, उपनिषद हो चाहे भगवद गीता हो, तो वो कहीं से भी ये नहीं बोल रहे हैं कि ठीक है ये फिलोसॉफिकल बुक है तो इसलिए इसको फिलोसॉफी मानो, इसकी फिलोसॉफी को कॉपी पेस्ट कर लो, सक इन कर लो और रिलीजन को लात मार दो। नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं वो। पर जो प्रेजेंट मेघना है ना, अपार्ट फ्रॉम द ओल्ड मेघना जिसने जिदु कृष्णमूर्ति पे वीडियोस बनाए हैं, तो ये प्रेजेंट मेघना शायद जिदु कृष्णमूर्ति को कंपेयर करके ये क्वेश्चन ज़रूर उनसे पूछना चाहेगी फिर कि अगर रिलीजन इतनी बेकार चीज़ है तो आप चॉइसलेस अवेयरनेस जैसे वर्ड्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्या चॉइसलेस अवेयरनेस पहली बार आपने लाइफ को ऑब्जर्व करके फिर फाइंड आउट किया है? ये मेरा क्वेश्चन है। और उन्होंने कहा कि एक परफेक्ट माइंड जो मैड नहीं है, जो इनसेन नहीं है, वो क्वेश्चन करेगा, राइट? अ रेशनल माइंड, अ कंप्लीटली हेल्दी माइंड विल क्वेश्चन। सो नाउ एक रिलीजियस माइंड, ठीक है, मेरा रिलीजियस माइंड अब ये क्वेश्चन करना चाहता है कि जब चॉइसलेस अवेयरनेस का पहला मेंशन
जिसे आप हिंदी में कहेंगे निर्विकल्प समाधि, वो एक रिलीजियस बुक से ही आ रहा है, हिंदुइज्म की, जिसे पहली बार निर्विकल्प समाधि के नाम से उस बुक में, किसी भी बुक में, जो हिंदुइज्म की बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ लिखा गया। तो आप आज इतने सालों बाद उसे इंग्लिश में नेम करके चॉइसलेस अवेयरनेस बोल के ये क्यों बोल रहे हैं कि रिलीजियस टेक्स्ट बेकार है और रिलीजन की बात नहीं सुननी चाहिए? माई रिलीजियस माइंड्स क्वेश्चन इज देन टू हिम इज, आपने कहाँ से चॉइसलेस अवेयरनेस वर्ड इजाद कर लिया? या ये आपका खुद का है? और अगर ये आपका खुद का है तो ये निर्विकल्प समाधि जो कि बहुत पहले ही लिखा जा चुका है, उसका मतलब उससे मैच एग्जैक्ट क्यों कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि किसी ने एआई से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया कि पहले तो वो निर्विकल्प समाधि था और अब चॉइसलेस अवेयरनेस हो गया। तो ये मेरा क्वेश्चन है, और एक रिलीजियस माइंड को भी क्वेश्चन करने का हक होना चाहिए। आखिर सारे क्वेश्चंस करने का ठेका रेशनैलिटी वालों ने तो नहीं ले रखा है ना, कि भाई रेशनैलिटी वाले क्वेश्चन करेंगे और रिलीजियस माइंड वाले जो लोग हैं जिन्होंने रिलीजियस बुक्स पढ़ी हुई हैं वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। नहीं भाई साहब, क्यों नहीं क्वेश्चन करेंगे? मेरा है ये क्वेश्चन कि निर्विकल्प समाधि जब पहले लिखी जा चुकी थी हिंदुइज्म के बुक में, तो उसके सोर्स का बिना मेंशन किए आपने चॉइसलेस अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट को अपने नाम से पेटेंट क्यों करवा दिया? ये मेरा क्वेश्चन है। आई डू रिस्पेक्ट यू, बट दिस इज माई क्वेश्चन। सॉरी, आई एम क्वेश्चनिंग दिस। मे बी आई एम मैड बिकॉज आई एम रिलीजियस, सो माई माइंड हैज बिकम मैड नाउ, बट स्टिल इट वॉन्ट्स टू क्वेश्चन। तो देखिए, अब क्वेश्चंस तो हो गए सारे, इतने ही कमेंट्स में आए थे। एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगी, हो सकता है इसमें आपको लग रहा होगा कि यार मेघना ये खुद को कहती है कि भाई मेडिटेटिव है, ये है वो है, या मेडिटेशन वगैरह फ़िलासफ़ी लर्न करती है, तो इतना क्यों गुस्से में रिप्लाई आ रहे हैं या इतना एग्रेशन क्यों? तो पहली बात तो कोई रिलीजन ये नहीं बोलता कि आप एग्रेशन को ही त्याग दो, या एटलीस्ट मैं करेंटली जो फ़िलासफ़ी एक्सप्लोर कर रही हूँ वो ये तो नहीं कहती कि भाई आप मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप गुस्सा ही नहीं आ सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और दैट्स वाई मैं इस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फिलॉसफी से अलाइन कर रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी से अलाइन कर रही हूँ, जिसमें मैं करेंटली अभी डूब रही हूँ, डीपली जा रही हूँ, क्योंकि वो ये नहीं कहता कि मेडिटेशन का मतलब है कि आप जो है बिल्कुल आंखें बंद करके कूल हो जाओ, काम हो जाओ और अब गुस्सा तो आएगा ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।